बच्चों, तो हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स ELP 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन आता है और वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन डायमेंशनल मोशन। ये चार ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें से हमें देखना है कि कौन सा एग्जाम्पल जो है वो 1D मोशन का है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं तो लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, तो ये जो है यहाँ पर ये 1D का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पर अगर मैं अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन की बात करूँ तो ये रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन अगर मैं देखता हूँ तो फोर्थ ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रेन है वो एक ही डायरेक्शन में चलती जा रही है, एक ही स्ट्रेट लाइन में चलती जा रही है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। देखिए बेटा, आपने एक रिलेशन जरूर पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो लेस देन इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस के। इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल तब होते हैं जब बॉडी जो है वो एक ही डायरेक्शन में चल रही है, मतलब जो पार्टिकल है वो बिना मुड़े सीधा एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होंगे तो इसका रेशियो कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है हमसे रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। तो बच्चे यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये मैक्सिमम जो है वो 1 के इक्वल आ सकता है। और यहाँ पर हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन डिस्टेंस होगा, तो ये जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 1 आएगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा, एक तो वैल्यू 1 हो सकती है या फिर लेस देन हो सकती है। तो इसका ऑप्शन होगा बेटा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन लेस देन 1, ये नहीं होगा क्योंकि इक्वल भी हो सकता है, इक्वल टू 1 ये भी नहीं हो सकता, इक्वल टू और लेस देन 1। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। हाँ तो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, अ पार्टिकल कंप्लीट 2 रिवॉल्यूशन while moving on a circular path of radius 14 meter, the distance and magnitude of displacement of the particle is। यहाँ पर जो पार्टिकल है उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए बेटा, 2 रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर बच्चों देखो, मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है और ये जो है इसका रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है 14 मीटर और ये 2 रिवॉल्यूशन 2 राउंड की बात कर रहा है। तो अगर 2 चक्कर पार्टिकल ने कंप्लीट कर लिए हैं, यहाँ से मान लीजिए पार्टिकल चला इस ए पॉइंट से और चल करके 2 चक्कर कंप्लीट करके वापस से ए पर पहुँच गया है। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्टेंस की बात करूँ तो डिस्टेंस बेसिकली है क्या, टोटल लेंथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो यहाँ पर 2 रिवॉल्वेशन कर लिए हैं, एक रिवॉल्वेशन कितने का होगा, 2πr। तो 2 इंटू 2πr, तो बच्चे यहाँ पर आ गया 4πr। पाई का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम 22/7 एंड रेडियस यहाँ पर कितना है बेटा, 14 गिवन है। तो यहाँ पर 2 टाइम्स चला गया तो आंसर इज 176 मीटर। ये अपने पास क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस आ गया। और अगर यहीं पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों, यहाँ से चले और 2 चक्कर काट करके हम वापस से यहीं पहुँच गए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, अ बॉडी मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ एंड कंप्लीट 1/4 ऑफ सर्कल, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज। तो बच्चों यहाँ पर 1/4 की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पर मान लीजिए पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया, पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया यहाँ पर, यहाँ से ऐसा मानते हुए चल रहा है। तो 1/4, यहाँ पर 1/4 का मतलब है पार्टिकल चलते हुए चलते हुए चलते हुए चलते हुए इस पॉइंट तक पहुँचा। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ बेटा बी पॉइंट, ये 1/4 है। तो यहाँ पर ये जो आर्क होगा
यही इसका क्या होगा बेटा, लेंथ होगा। मतलब यहाँ पर इसको ही हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे जिस पर पार्टिकल चला है। तो डिस्टेंस जो है वो इसका रेडियस r मानते हुए चल रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस ये आ जाएगा बेटा, हमें पता है आर्क जो होगा, आर्क वो क्या हो जाएगा बेटा, थीटा इंटू रेडियस। तो बताइए यहाँ से जो हम एंगल ट्रेवल किए हैं वो कितना किए हैं बेटा, 90 डिग्री, जिसको रेडियन में हम क्या लिखेंगे बेटा, पाई/2। तो इसका मतलब आर्क का वैल्यू आएगा बेटा, एंगल का वैल्यू तो पाई/2 हो गया, इंटू रेडियस आर। तो यहाँ पर डिस्टेंस का वैल्यू आएगा बेटा πr/2। ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। अब बात करते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट तो हमने सीखा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर जब मैं इनिशियल पॉइंट को एक फाइनल पॉइंट से मिला रहा हूँ एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये जो इसका लेंथ होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो बच्चे ये आर है और ये आर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल से ये जो आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, √2r। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, √2r आएगा। √2r, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो हमसे वैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है हमसे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर कितना है बेटा, πr/2, एंड डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा √2r। तो r से r कैंसिल हो गया, आंसर इज π/2√2। तो बताइए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, π/2√2, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल दिया हुआ है बेटा, एक एथलीट है और वो कंप्लीट करता है एक चक्कर को कितने टाइम में बेटा, 40 सेकंड में, और जो सर्कल का रेडियस है वो कितना दिया हुआ है बेटा, r दिया हुआ है। व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड, ये पूछ रहा है। तो देखिए बेटा, अगर यहाँ पर जो टोटल टाइम है एक चक्कर का वो है बेटा 40 सेकंड, ये गिवन है अपन को। तो यहाँ पर ये एक सर्कुलर पाथ और ये रेडियस r हो गया बच्चे। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि t = 2 मिनट 20 सेकंड में आपको इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो पहले तो इसको पूरा सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 2 मिनट मतलब 120 मिनट सेकंड हो जाएगा, प्लस 20 तो 140 सेकंड हो जाएंगे बेटा। अब यहाँ पर देखिए, एक राउंड जब वो कंप्लीट करता है तो 40 सेकंड कंप्लीट हो गया। एक और राउंड करेगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 80 सेकंड हो जाएगा। एक और राउंड करेगा तो कितना हो जाएगा, 120 सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब 3 राउंड तो वो कंप्लीट कर चुका है, और वो कितने टाइम में कर लेगा, 120 मिनट में। तो हमारे पास 20 सेकंड और बचे हुए हैं, तो 20 सेकंड में कितना चक्कर करेगा बेटा, आधा चक्कर। इसका मतलब वो 3 चक्कर करने के बाद आधा चक्कर और करते हुए यहाँ पर पहुँच जाएगा। इसका मतलब उसने स्टार्ट यहाँ किया और फाइनल यहाँ हुआ। तो हमें यहाँ पता है कि इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। तो यहाँ पर मैंने इसको इससे मिलाया एक स्ट्रेट लाइन से, और ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा बेटा, डायमीटर के इक्वल। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 2r। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 2r। ठीक है, बढ़े आगे। अगला सवाल, एक पार्टिकल है बेटा, वो रैंडम पाथ पर स्पेस में जो है वो मूव कर रहा है, और हमें दिया हुआ है यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ये इनिशियल पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 3, 2, 4 दिया हुआ है, और एक बी पॉइंट दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट -1, 9, 11 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो बेसिकली हमने सीखा है यहाँ पर, अगर मान लीजिए ये एक ए पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट हैं बेटा x1, y1, z1, और एक बी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2। अगर मुझे यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखना है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा बेटा, यहाँ पर फाइनल माइनस क्या कर देंगे, इनिशियल।
तो कितना हो जाएगा बेटा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपन वैल्यूज को रख लेते हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा अपने पास x2, ये बेटा यहाँ पर ये इनिशियल है, ये x1 का वैल्यू है, ये y1 है एंड ये z1 है, ये x2 है, ये y2 है एंड ये क्या है बेटा z2। तो x2 माइनस x1 करते हैं तो -1 माइनस 3 आई कैप प्लस y2 का वैल्यू है बेटा 9 -2 जे कैप प्लस 11 -4 के कैप। तो बच्चों यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो आएगा हमारे पास -4 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो बच्चों यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और वेक्टर फॉर्म में अगर हम देखें तो -4 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा बेटा, फोर्थ। बढ़े आगे, अगला सवाल। अब मैन मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जा रहा है बच्चों, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, देन इट रिवर्स इट्स डायरेक्शन एंड मूव फ्रॉम बी टू सी, बी से सी की तरफ आ रहा है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है आपसे। तो देखिए बेटा डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस तो बेसिकली क्या होता है बेटा, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो पहले मैं बी ए से स्टार्ट किया तो बी की तरफ गया, तो देखिए ए से मैं चला पहले बी की तरफ, फिर बी से मैं यहाँ से चला सी की तरफ। तो ये जो लेंथ होगा बेटा, ऐसे चले अपन, यहाँ से चले 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 चले, यहाँ से वापस आए इधर की तरफ, चलते 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 कहाँ पहुँच गए बेटा, सी पॉइंट पर पहुँच गए। इस ए पॉइंट से स्टार्ट किया हमने। तो पहले तो अपन इसको देखते हैं, ये कितना होगा बेटा, 10 से 40 गए तो कितना चले बेटा, 30 मीटर। 10 से 40 चले तो कितना चले, 30 मीटर। एंड 40 से फिर इधर चलते हुए यहाँ पर -60 पर पहुंचे, तो 40 से 0 तक आने में 40 चले तो ये 40 हो जाएगा, और 0 से 60 इधर चले तो ये 60 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, ये तो 100 हो जाएगा टोटल, और ये कितना हो जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा बेटा 130 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से कोई मतलब नहीं है, उसको उसका एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल से मतलब है। मतलब इनिशियल पोजीशन क्या थी उसकी और फाइनल पोजीशन क्या है। अगर हम डायग्राम को देखें तो इनिशियल पोजीशन जो है वो क्या है बेटा 10 मीटर, एंड फाइनल पोजीशन क्या है बेटा -60। तो बच्चे यहाँ पर जो हम लिखेंगे फाइनल पोजीशन -60 एंड इनिशियल पोजीशन कितना है 10, तो -10 यहाँ पर हो जाएगा। तो आंसर इज -70 मीटर। तो अगर मैं इसको डायरेक्शन के साथ लिखूं तो यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा -70 आई कैप। नेगेटिव एक्स की तरफ आ रहा है तो क्या लिखेंगे, -70 आई कैप। तो देखिए बेटा यहाँ पर इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल दिया हुआ है। इसमें बोला है कि एक आदमी है वो 30 मीटर पहले नॉर्थ की तरफ जाता है, देन 40 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो हमें डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो अगर इसको डायग्राम से देखें हम, तो यहाँ पर पहले नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो हम ऐसे बोल देंगे कि ये 30 मीटर इस तरफ जा रहा है नॉर्थ। हमें पता होना चाहिए यहाँ पर ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड ये साउथ। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐसा हम बोल देते हैं, इस तरफ जा रहा है ये 30 मीटर, एंड देन ईस्ट की तरफ जा रहा है 40 मीटर, मतलब इस तरफ जा रहा है ऐसे। तो आपको अगर डिस्टेंस की बात करी जा रही है, तो डिस्टेंस अगर पूछा जा रहा है तो डिस्टेंस तो एक्चुअल पाथ हो गया, लेंथ ऑफ पाथ, तो कितना हो जाएगा 30 + 40, तो कितना आ जाएगा बेटा 70 मीटर।
अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो अगर मैं यहाँ पर इनिशियल पॉइंट जो है, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इसको यहाँ मिलाता हूँ, तो अगर मैं डायग्राम से देखूँ तो यहाँ पर ये 30 और ये 40 है, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा यहाँ पर बेटा 50 मीटर। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बेटा 50 मीटर आएगा। और अगर आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिख करके सॉल्व करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, नॉर्थ को हम बोल रहे हैं बेटा जे कैप, तो बताइए यहाँ पर सबसे पहले हम चले हैं कितना बेटा 30 मीटर, कौन से डायरेक्शन में, जे कैप में। और फिर उसके बाद हम ईस्ट में गए हैं कितना बेटा 40 मीटर, तो 40 आई कैप। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहता हूँ तो इन दोनों का वेक्टर सम कर देंगे, तो 30 जे कैप प्लस 40 आई कैप। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ बच्चों, तो ये आता है अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, आंसर इज 50 मीटर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एक पर्सन है बेटा 30 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, पहले नॉर्थ को देखेंगे, नॉर्थ मतलब जे कैप डायरेक्शन में। फिर 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट जा रहा है, तो इसका मतलब आई कैप डायरेक्शन हो गया। फिर 30√2 मीटर साउथ वेस्ट, ये अपन को समझने वाली बात है। साउथ वेस्ट इसका मतलब पहले तो अपन पहले कहाँ गया बेटा 30 मीटर किधर की तरफ गया, जे कैप डायरेक्शन में। फिर 20 मीटर किधर गया बेटा, ईस्ट मतलब आई कैप डायरेक्शन में। ठीक है, अब 30√2 साउथ वेस्ट, देखिए बेटा यहाँ पर ये हो जाएगा साउथ, ये है वेस्ट। इसका मतलब जो पार्टिकल है वो ऐसे बीच में से जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा 45 डिग्री। और ये वैल्यू दिया हुआ है कितना बेटा 30√2। अब मुझे यहाँ पर कंपोनेंट करने पड़ेंगे बच्चों। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट इसका एक कंपोनेंट तो इस तरफ हो जाएगा और एक कंपोनेंट किस तरफ हो जाएगा बेटा, नीचे की तरफ। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 30√2 cos 45। हमने बताया था बेटा कि यहाँ पर जो एंगल, जिस तरफ एंगल होगा उसको cos लेंगे और दूसरे वाले को कितना लेंगे बेटा, साइन में ले लेंगे, तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा। तो बताइए बेटा 30√2 साइन 45 का वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो कितना आएगा बेटा 30, ये आ जाएगा। और यहाँ पर भी 30√2 और cos 45 भी कितना होता है बेटा 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा बेटा 30 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब पहले तो 30 जे कैप चले, फिर 30 आई कैप चले। अब साउथ और वेस्ट के बीच में से जा रहे हैं, तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे बच्चे, इसको लिखेंगे हम -30 आई कैप एंड -30 जे कैप। तो ये तो हो गया D1 वेक्टर, ये हो गया बेटा D2 वेक्टर, और इस वाले को हम बोल देते हैं D3 वेक्टर। अब मुझसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछा जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पर D वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इनका वेक्टर सम कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर प्लस D3 वेक्टर। तो बेटा यहाँ पर D वेक्टर आ जाएगा अपने पास 30 जे कैप प्लस 20 आई कैप -30 आई कैप -30 जे कैप। तो बच्चों यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो आएगा हमारे पास, यहाँ पर देखें 20 आई कैप और -30 आई कैप, तो -10 आई कैप बचेगा। यहाँ पर 30 जे कैप और -30 जे कैप, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा बेटा -10। ये तो इस मतलब 10 तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ 10 मीटर, और माइनस आई कैप का मतलब कौन से डायरेक्शन में बेटा, वेस्ट डायरेक्शन में, अलोंग द वेस्ट डायरेक्शन। तो देखिए बेटा यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, थर्ड ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। देखो सवाल को समझो पहले। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा एक एरोप्लेन है और वो जो है 400 मीटर तो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है एंड 300 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, देन फ्लाई 1200 अपवर्ड। इसका मतलब यहाँ पर देखिए, अगर मैं ईस्ट और वेस्ट को, नॉर्थ और साउथ को आई कैप और जे कैप में लिख लेता हूँ,
तो बेटा अपवर्ड और डाउनवर्ड को मुझे किस में लिखना पड़ेगा, के कैप और या फिर माइनस के कैप में। इसका मतलब यहाँ पर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट हो गया, ये हो गया बेटा यहाँ पर नॉर्थ, ये साउथ, तो अपवर्ड डायरेक्शन जो है अपवर्ड उसको हम लिखेंगे के कैप में, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसको किस में लिखेंगे बेटा, माइनस के कैप में। बेसिकली ईस्ट और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, लेकिन बोर्ड पे बनाते हैं तो वो कैसा बनता है बेटा, वर्टिकल। तो हम ये बोल देते हैं नॉर्थ ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ नहीं होता नॉर्थ, नॉर्थ किधर की तरफ होगा बेटा, अंदर की तरफ। तो ये अपने पास डायग्राम है, तो अपन को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हुए जाना है। तो बेटा d1 वेक्टर लिखूंगा 400, कौन से डायरेक्शन, नॉर्थ, मतलब जे कैप। d2 वेक्टर मतलब ईस्ट डायरेक्शन में बोल रहा है तो 300 आई कैप। फिर 1200 अपवर्ड, इसका मतलब d3 वेक्टर को मैं लिखूंगा बेटा 1200 अपवर्ड, मतलब क्या लिखूंगा बेटा, के कैप। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा बेटा 4, इसको अपन ऐसा लिख देते हैं 300 आई कैप, तीनों का वेक्टर सम, तो आई कैप को पहले लिख देता हूँ 400 जे कैप प्लस 1200 के कैप, और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो वो आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 300 का स्क्वायर प्लस 400 का स्क्वायर प्लस 1200 का स्क्वायर, है ना। इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है बच्चों, बढ़े आगे, कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चों। अब हमारे पास आता है बेटा अगला सवाल, ये बेसिकली बेसिक मैथ्स का सवाल है। 2 साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, हमने डबल एंगल फार्मूला सीखा है, और उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि जो साइन 2 थीटा होता है बेटा उसका फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला हमें यूज़ करना है। अब इसका मतलब यहाँ पर जो थीटा की जगह, थीटा को अगर मैं 15 डिग्री बोल रहा हूँ तो बताइए बेटा 2 थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ साइन 30 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 15 डिग्री कॉस 15 डिग्री, इसका मतलब मुझसे ये वैल्यू पूछिए तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, साइन 30 की, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बेटा 1/2। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा बेटा 1/2। बढ़े आगे, आगे सवाल है बेटा वैल्यू ऑफ कॉस 106 डिग्री कितना होगा, इसका वैल्यू ये पूछा है। तो यहाँ पर कॉस 106 डिग्री, देखो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक फार्मूला था कॉस ए प्लस बी से भी कर सकते हैं इसको, और एक कॉस 2 थीटा के फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो देखिए बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 53 डिग्री प्लस 53 डिग्री, तो इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, दोनों तरीके बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला होता है बेटा कॉस ए प्लस बी का, वो होता है बेटा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो बेटा यहाँ पर कॉस 53 डिग्री कॉस 53 डिग्री माइनस साइन 53 डिग्री साइन 53 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 53 कितना हो जाएगा बेटा 3/5 इंटू 3/5, ये हो जाएगा बेटा 4/5 इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा बेटा 9/25 माइनस 16/25, तो आंसर इज -7/25। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा बेटा सेकंड। हालांकि हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला हमने सीखा है बेटा cos 2 थीटा जो होता है वो होता है बेटा cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, तो cos, देखिए यहाँ पर 2 थीटा को हम कितना मानते हुए चल रहे हैं 106 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से 53 डिग्री, तो इसका मतलब यहाँ पर 106 डिग्री ही रखेंगे, और ये हो जाएगा बेटा cos स्क्वायर 53 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। cos 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 3/5, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/25,
साइन 53 होगा 4/5, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा 16 डिवाइड बाय 25। तो आंसर इज -7 डिवाइड बाय 25। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा सेकंड। दो तरीके हैं बेटा इस सवाल को करने के, है ना, तो आपको कौन सा कब कैसे यूज करना है वो देखना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है और ये जो एंगल है वो दिया हुआ है 1.8 डिग्री, जो कि बहुत स्मॉल है। हमने बेसिक मैथ्स में एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि अगर थीटा बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इसका मतलब थीटा इज लेस देन 5 डिग्री। तो हमने सीखा था कि साइन थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेट थीटा के इक्वल होता है, टेन थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेट थीटा के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर जो थीटा होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, मस्ट बी इन रेडियन, रेडियन में होना चाहिए। और कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होता है, 1 के। अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाता हूँ टेन थीटा की, तो देखिए यहाँ पर टेन 1.8 डिग्री, इसका वैल्यू हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब h अपॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर देखिए ये बहुत स्मॉल एंगल है, तो मैं टेन थीटा को थीटा के इक्वल लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे किस में लिखना पड़ेगा उसको, रेडियन में। तो 1.8 तो इसका ठीक है वैल्यू है, पाई बाय 180 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, इक्वल्स टू h अपॉन 1। तो पॉइंट से यहाँ पर एक पॉइंट लगा देते हैं तो पाई बाय 100 आएगा आंसर, ये h का वैल्यू आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा पाई बाय 100। बढ़ते हैं आगे। देखिए एक फोर्स लगाया है बच्चों अपन ने, उस फोर्स को अपन ने लगाया कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट में, और उसका वैल्यू कितना है बेटा 10 न्यूटन है। तो -3f का वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो देखो पहले तो इसको डायग्राम से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए F1 वेक्टर दिया हुआ है हमें 10 आई कैप, यही तो बोलेंगे 10 न्यूटन वैल्यू है इसकी, और डायरेक्शन किधर है, ईस्ट की तरफ, तो क्या लिखेंगे उसको, आई कैप लिख देंगे। तो -3f वेक्टर का वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो बच्चे यहाँ पर -3 और f वेक्टर को 10 आई कैप लिख दूंगा, तो बेटा यहाँ से आएगा -30 आई कैप। तो यहाँ से मैं इसको 30 और माइनस आई कैप क्या हो जाएगा इसका डायरेक्शन। इसका मतलब ये जो वेक्टर है वो इस तरफ बनेगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो 30 न्यूटन है, और डायरेक्शन इसका क्या हो जाएगा बेटा, वेस्ट हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो कौन सा होगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, यहाँ पर हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और हमें इसमें सेलेक्ट करना है बेटा इनकरेक्ट ऑप्शन, इनकरेक्ट ऑप्शन को देखना है अपन को। तो यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, अब यहाँ पर हमें देखना है, देखिए हमें इन ऑप्शंस में से देखना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। पहला देखते हैं, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 80 डिग्री। आप देखो बेटा अगर दो वेक्टर के बीच में जब भी एंगल निकालना होगा तो हमें क्या करना होता है, या तो टेल को टेल से मिलाएंगे या हेड को हेड से मिलाएंगे। तो अगर यहाँ पर देखें हम, तो इसका टेल, बी का टेल और ए का हेड मिला हुआ है। तो यहाँ पर एंगल अगर मैं ए और बी की बात करूंगा तो ए को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मान लेता हूं मैं ए को शिफ्ट कर देता हूं इधर आगे की तरफ। तो मैंने देखा कि यहाँ पर बी का टेल और ए का टेल मिल चुका है, तो ये एंगल कितना आएगा बेटा 80 डिग्री। तो इसका मतलब ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 80 डिग्री है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। फिर सेकंड ऑप्शन पे आते हैं कि एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड डी वेक्टर इज 40 डिग्री। सी वेक्टर और डी वेक्टर को देखते हैं, ये रहा सी वेक्टर और ये रहा डी वेक्टर, इनका हेड से हेड मिला हुआ है बच्चों। तो ये जो एंगल है वो एंगल 140 डिग्री है। तो ए सी और डी के बीच में जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 140 डिग्री, जबकि यहाँ पर सी और डी के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है।